Hello friends, welcome you online platform of Aspire English Center. Student, today we are going a very important author that is related to TGT exam and LT grades. स्टूडेंट, आज जिस ऑथर को कवर करने जा रहे हैं वो टीजीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पीजीटी में इससे हालांकि क्वेश्चन नहीं आते हैं और टीजीटी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट मायने रखते हैं। तो आज हम जॉन गाल्सवर्दी के बारे में हर उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है, पूछे गए प्रश्न हैं तथा एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं। जॉन गाल्सवर्दी के बारे में जानेंगे। जॉन गाल्सवर्दी जो है 20वीं सेंचुरी के बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर रहे हैं और जॉन गाल्सवर्दी जो अपने कार्य की वजह से यानी कि उनके कुछ ऐसे कार्य रहे हैं जो समय की धारा को देखते हुए, जो समय में व्याप्त परेशानियां थीं, समस्याएं थीं, जो शोषण था गरीबों का, अनजस्टिस को लेकर के, पार्शियलिटी को लेकर के, जातिगत भेदभाव को लेकर के, उसमें उन जो बुराइयां थीं उन बुराइयों को इनके नॉवेल में, इनके प्ले में, इनके ड्रामास में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। तो चलिए आज शुरू करते हैं जॉन गाल्सवर्दी के बायोग्राफी के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इनका जन्म जो है 14 अगस्त 1867 को हुआ है, यानी कि 1867 में हुआ है और इनका जो बर्थ प्लेस है एट किंगस्टन हिल, सरे, इंग्लैंड। इनका जो बर्थ प्लेस है एट किंगस्टन हिल, सरे, इंग्लैंड। और इनका जो एक्यूपेशन, जो इनका व्यवसाय है, तो इन्हें शुरुआत की थी नॉवलिस्ट। क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है कि गाल्सवर्दी स्टार्टेड हिज कैरियर। तो इनका जो कैरियर स्टार्ट होता है वो नॉवलिस्ट से होता है और इन्हें ड्रामा भी लिखे हैं और 20वीं सेंचुरी के ये पोइट तो नहीं, नॉवलिस्ट और ड्रामाटिस्ट कहे जाते हैं। हिज फादर, उनके फादर जो हैं जॉन गाल्सवर्दी के फादर जो हैं जॉन गाल्सवर्दी ही नाम है उनका, या सीनियर गाल्सवर्दी के नाम से हम कह सकते हैं। पोर्ट्रेट एज एन ओल्ड जोलियन इन फॉरसाइट सागा, और फॉरसाइट सागा में इनके पिताजी का जिक्र किया गया है एज ओल्ड जोलियन। इनकी मदर जो है ब्लेंचे वैली, द डॉटर ऑफ मिडलैंड्स मैन्युफैक्चरर। जो डॉटर है, इनकी डॉटर हैं मिडलैंड्स मैन्युफैक्चरर। और इनको जो उपाधियां मिली, ऑनर सम्मानित किया गया है, तो 1921 में इनको इलेक्टेड किया गया था फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल पेन लिटरेरी क्लब। ये एक पेन लिटरेरी क्लब, पेन मतलब पी फॉर पोइट, ई फॉर एसिस्ट, एन फॉर नॉवलिस्ट। ये एक क्लब था, ये एक ट्रस्ट था कह सकते हैं। तो उनका फर्स्ट प्रेसिडेंट, प्रथम अध्यक्ष इनको घोषित किया गया था और ऐसा कहा जाता है ये जो पेन क्लब था इसकी जो नींव इन्हीं ने ही रखी थी, तो इनको ही फर्स्ट प्रेसिडेंट इसका माना गया। 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट की उपाधि से इनको नवाजा गया। 1932 में नोबेल प्राइज़ इनको दिया गया लिटरेचर के क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो है 1932 नोबेल प्राइज़ इनको दिया गया है। तो आप यहाँ पर कह सकता हूँ जो यहाँ पर जो है नोबेल प्राइज़ 1932 में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से आपको बता सकता हूँ 1932, चूँकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। 1932 जो आपका क्वेश्चन है या डेट है कई बार पूछी गई है। नोबेल प्राइज़ कब मिला था लिटरेचर के क्षेत्र में जॉन गाल्सवर्दी को? तो 1932। गाल्सवर्दी यानी गाल्सवर्दी 19, गाल्सवर्दी का तो गाल कह सकते हैं, गाल। तो जो हेड में हमारे जो गाल होता है, तो गाल में नहीं दांत होते हैं, मुंह में दांत होते हैं। दांत मुंह में होते हैं, कितने होते हैं? 32 होते हैं। तो 1932 यहाँ पर हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं और इसे याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, याद रखेंगे 1932 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, किसके लिए? लिटरेचर के लिए। इनको 7 यूनिवर्सिटी से कन्फर्ट किया गया था ऑनररी डिग्रीज। इनको 7 यूनिवर्सिटियों ने इनको
अलग अलग तरीके की डिग्री से इनको नवाजा जाता है। और इसमें सबसे पहली जो है 1922 में इनका माना जाता है सेंट एंड्रयूज़ यूनिवर्सिटी जो है इनने जो है कि ऑनरेरी डिग्री दी, सम्मानित किया। 1972 में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से इनको सम्मानित किया जाता है। 1929 में डबलिन यूनिवर्सिटी से सम्मान किया जाता है। 1930 में इनमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ऑनरेरी डिग्री से सम्मानित किया था। और 1930 में शेफील्ड यूनिवर्सिटी ने, 1931 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने और 1931 ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने इनको ऑनरेरी डिग्री से उन्हें नवाजा था, यानी सम्मान दिया था। आगे चलते हैं। गाल्सवर्दी हैड ए ग्रेट रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन ऑफ हिज फादर। गाल्सवर्दी जो है ये ग्रेट रेस्पेक्ट यानी अपने पिताजी के प्रति इनका जो बहुत सम्मान है, एडमायरेशन उनकी प्रशंसा करते हैं फॉर हिज फादर, अपने फादर की, हु वाज ए रेस्पेक्टेड लॉयर। यहाँ से पूछा गया है इनके जो फादर कौन है, वो एक लॉयर है। लॉयर एक वकील हैं पैसे से इनके फादर। आगे देखेंगे। हिज फादर वांटेड टू मेक हिम ए बैरिस्टर। उनके फादर चाहते थे कि गाल्सवर्दी को बैरिस्टर बनाऊं मैं, लेकिन गाल्सवर्दी बैरिस्टर ना बन के, हालांकि उनने लॉ की डिग्री की, लेकिन लॉ प्रैक्टिस भी की, लेकिन प्रोफेशनल वाइज एक वकील नहीं बने। 1897 में ही बिगेन हिज लिटरेरी कैरियर विद द कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज फ्रॉम द फोर वाइंड्स। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बन रहा है। 1897 में क्या है, इनने अपना जो लिटरेरी कैरियर शुरू किया था, एक शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन आया था इनका जिसका नाम था फ्रॉम द फोर वाइंड्स। ही कॉल्ड इट माई फर्स्ट सिन। हालांकि इनका जो फ्रॉम द फोर वाइंड्स इनका जो शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन आया था, ये बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ और इसीलिए इनको फर्स्ट सिन का, हालांकि पहला वर्क था इनका, लेकिन फेमस नहीं हुए, लेकिन फिर भी इनने जो है कि साहित्य के क्षेत्र में काम करना नहीं छोड़ा। आगे देखेंगे। ही एडॉप्टेड द सिडोनिम्स जॉनसन जॉन इन 1899 जॉसलिन इन हिज फर्स्ट नॉवला गॉट पब्लिश्ड। इनका जो पहला नॉवला, हालांकि ये शॉर्ट स्टोरी थोड़ा बड़ा होता है और नॉवल से थोड़ा छोटा होता है, इनका जो फर्स्ट नॉवला आया जॉसलिन, ये याद रखें, क्वेश्चन कई बार पूछा गया यहाँ से बनाया कि इनका जो फर्स्ट नॉवला कौन है, तो नॉवला है इनका जॉसलिन। और इनने जो शिडोनिम यानी कि ये अपने पिताजी के कहे अनुसार, पिताजी नहीं चाहते थे ये राइटर बने, लेकिन इनकी जो प्रेमिका थी, विलव्ड थी, जो इनकी भतीजे की पत्नी थी, कज़िन की वाइफ थी, उनसे ये प्रेम करते थे। उनने इनको प्रेरित किया कि भाई आप पोइट्री लिखें, नॉवल लिखें और ड्रामा लिखें। तो उनकी प्रेरणा से, उनके सहयोग से इन्होंने एक राइटिंग का काम लिखना जारी रखा। और इनने अपना रियल नेम ना लिख करके इनने एक झूठा नाम, दूसरा नाम लिखा जिसका नाम था जॉनसन जॉन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है जॉनसन जॉन क्या है, तो जॉनसन जॉन इनका जो इमेजिनरी नेम है। जॉनसन जॉन से सबसे पहले इनने अपने जितने भी वर्क थे जॉनसन जॉन से पब्लिश कराए, और जब इनके पिताजी की डेथ हो जाती है उसके बाद जो है ये अपने रियल नेम से अपने वर्क पब्लिश कराते हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना है इनका जो एडॉप्टेड द शिडोनिम था जॉनसन जॉन। 1899 में इन्होंने जॉसलिन, इनका जो फर्स्ट नॉवल था, पब्लिश हुआ। और आगे देखते हैं। ही वाज कॉल्ड टू द बार 1890 बट प्रैक्टिस्ड वेरी लिटिल। इन्हें जो है कि बुलाया गया क्योंकि इन्होंने लॉ की डिग्री की थी, इनको वार में बुलाया गया 1890 में, बट बी प्रैक्टिस वेरी लिटिल। इन्हें बहुत ही कम प्रैक्टिस की, लॉ करने के लिए बुलाया गया प्रैक्टिस के लिए, लेकिन इन्होंने जो है ज़्यादा समय नहीं दिया और इन्होंने कहा आई रीड ही सेज इन वेरियस चैम्बर्स प्रैक्टिस्ड आलमोस्ट नॉट ऑल एंड डिसलाइक माई प्रोफेशन थोरोली। यानी कि जो मेरा प्रोफेशन है, जो लॉ मैंने किया है, ये इसे मैं अपना प्रोफेशन लाइक नहीं करता हूँ, डिसलाइक करता हूँ, और मैं
इसमें अपना करियर नहीं बनाना चाहता हूँ, ऐसा कह के उनने जो है कि अपना जो है लॉ का जो प्रैक्टिस वो छोड़ दिया। आगे देखेंगे, सून ही सेट आउट ऑन ए टूर, और बहुत जल्दी एक टूर पे ये चले गए। वर्ल्ड वॉइस यानी समुद्री यात्रा, दुनिया की समुद्री यात्रा के लिए ये निकल पड़े। और ऑन हिज वेज टू होम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं इन सेलिंग शिप टॉरेंस। ही मेट द पोलिश सेलर नॉवलिस्ट जोसेफ कॉर्नाट। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है, मैं आपको बता दूँ, जो जोसेफ कॉर्नाट थे ये जो है ये इनके एक मित्र रहे, और ये अंतिम समय तक, जब तक इनकी मृत्यु जाती इनके मित्र रहे, इनके फ्रेंड रहे अंटिल द कॉर्नाट डेथ 1924। 1924 तक जब इनकी मृत्यु हो जाती है तब तक इनके मित्र रहते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रोमिनेंट फिगर हैं, नॉवलिस्ट हैं, और नावल लिखने की जो इंस्पिरेशन जो है उन्हें जोसेफ कॉर्नाट से ही मिली। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हु इंस्पायर्ड टू राइट नॉवल टू जॉन्स गाल्सवर्दी। तो जॉन्स गाल्सवर्दी को जो नॉवल लिखने की जो प्रेरणा मिली, इंस्पिरेशन मिली, वो मिली जोसेफ कॉर्नाट से। आगे चलते हैं, देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें आपको नोट करना है और समझना है। इस नोट्स में मैंने हर उस पॉइंट्स को देने की कोशिश की है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम हिज फादर्स द अदर्स ग्रेट एंड मोस्ट अवॉर्डिंग इन्फ्लुएंस ऑन द गाल्सवर्दी वाज दैट ऑफ एडा। एडा यहाँ पर जो है ये इनकी बिलव्ड थी। एडा जो हैं, एडा गाल्सवर्दी, एडा इनकी बिलव्ड हैं। सी वाज हिज कजिन आर्थर्स वाइफ। इनका जो कज़िन था इसका नाम था आर्थर, जॉन आर्थर्स था, इनकी वाइफ थी, और इनका जो है बाद में डाइवोर्स हो जाता है, और बाद में जो है 1905 में इनकी शादी हो जाती है। अब ये शादी 1905 में, हालांकि इनके पिताजी जो थे इस शादी से, ऐसे रिलेशन से खिलाफ थे, लेकिन इनका जो बिलव्ड थी तो इनने जो है कि इनका अफेयर चलता रहा। और जब 1904 में इनके पिताजी की डेथ हो जाती है तो 23 अप्रैल 1905 में जो है एडा से शादी कर लेते। और इनका जो है कि एडा का जो अफेयर स्टार्ट होता है 1895 से स्टार्ट होता है, और पिताजी इसके खिलाफ होते हैं। जैसे ही पिताजी 1904 में 1904 में इनके पिताजी की सीनियर जॉन गाल्सवर्दी की डेथ हो जाती है, वैसे ही जो है 1905 में ये जो है एडा से शादी कर लेते हैं। आगे देखेंगे, टू द फियर ऑफ हिज रेस्पेक्ट हिज फादर डाइड 1904। यहाँ पर मैंने हर उस पॉइंट को मेंशन करने की कोशिश की है। तो इनका जो लव अफेयर जो है 1895 से स्टार्ट होता है, और 1905 में ये शादी कर लेते हैं। 1904 में इनके पिताजी की डेथ हो जाती है। जैसे ही पिताजी की डेथ हो जाती है उसके बाद जो है जॉन्स गाल्सवर्दी अपना जो सिडोनिम होता है उसे त्याग देते हैं और अपने रियल नेम से अपने सारे वर्क्स पब्लिश कराते हैं। क्योंकि पिताजी नहीं चाहते थे कि ये ऑथर बने, लेखक बने, तो ये साइड से राइटिंग वर्क करते रहते थे और अपने रियल नेम से नहीं छपवाते थे। किस नाम से छपवाते थे? जॉनसन जॉन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इन 1904 ही वेड द गुड बाय हिज पेन नेम। इनका जो पेन नेम था, जो जॉनसन जॉन था, उसे गुड बाय बोल देते हैं, बैड गुड बाय बोल देते हैं। इनका जो पेन नेम था। एंड आइलैंड फेरीज, इनका जो पहला वर्क आता है आइलैंड फेरीज आता है, और इसमें जो है कि अपना रियल नेम जॉन गाल्सवर्दी के नाम से ये पब्लिश होता है, इनका रियल नेम आ जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कई बार, जो इनका जो फर्स्ट वर्क जो है पब्लिश हुआ था इनके नेम से, तो है आइलैंड फेरीज। आपको याद रखना है आइलैंड फेरीज। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। व्हेन गाल्सवर्दी राइट्स प्रॉब्लम प्ले देन फॉलोज हेनरिक इब्सन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछा गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों बता दूं, जो क्वेश्चन मैंने नोट किए हैं, कहीं ना कहीं मैंने देखा है एग्ज़ाम में आए हुए कई सारे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद मैंने उन पॉइंट्स को देने की कोशिश की है जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और कहीं ना कहीं पूछे जाने की संभावना है।
और मैंने ये भी देखा है किसी भी बुक में पूरा एग्जैक्ट नॉलेज नहीं दिया होता है, लेकिन मैंने एग्जैक्ट कई सारी बुक से, कई सारे सोर्स से मैंने यहाँ पर उस हर पॉइंट्स को मेंशन करने की कोशिश की है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और महत्वपूर्ण हैं। आगे देखेंगे, इनने जो है कि जॉन गाल्सवर्दी जो हैं, इनका जो है कि वैन गाल्सवर्दी राइट्स प्रॉब्लम प्ले देन फॉलो हेनरिक इब्सन। जब ये प्रॉब्लम प्ले लिखते हैं तो फॉलो करते हैं हेनरिक इब्सन को। हेनरिक इब्सन का वर्क है एक डॉल हाउस इनका वर्क है, और ये प्रॉब्लम प्ले जो है हेनरिक इब्सन से इनने अडॉप्ट किया था। हेनरिक इब्सन को फॉलो करते हैं जब ये लिखते हैं प्रॉब्लम प्ले। प्रॉब्लम प्ले क्या है, इसमें समाज की जो उस समय जो प्रॉब्लम थी, समस्याएं थी, रियल प्रॉब्लम थी, उन समस्याओं को इनने उसमें एक्सप्रेस करने की, उड़ेलने की कोशिश की है, दिखाने की कोशिश की है जो समस्याएं समाज में व्याप्त थी उस समय। अगला पॉइंट है व्हेन द गाल्सवर्दी राइट रियलिस्टिक प्ले। जब ये रियलिस्टिक प्ले लिखते हैं तो जोन्स एंड पिनारो, ये भी उस समय की 20वीं सेंचुरी की बहुत प्रोमिनेंट ऑथर रहे हैं जो रियलिस्टिक प्ले को लिखते हैं। और जॉन्स गाल्सवर्दी रियलिस्टिक प्ले जब लिखते हैं तो किसके अकॉर्डिंग, किसको फॉलो करते हैं, किसको अडोप्ट करते हैं, जॉन्स एंड पिनारो को। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जॉन्स एंड पिनारो को फॉलो करते हैं जब ये रियलिस्टिक प्ले लिखते हैं। और जब प्रॉब्लम प्ले लिखते हैं तो हेनरिक इब्सन को फॉलो करते हैं। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है जब गाल्सवर्दी वेयर फ्रॉम डू वी फाइंड द आइडियाज़ ऑफ गाल्सवर्दी ड्रामा। जो गाल्सवर्दी के ड्रामा हैं, तो गाल्सवर्दी ने जो ड्रामा लिखे हैं उन्हें आइडिया कहाँ से मिला है, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है, यहाँ से इनको ड्रामा लिखने का आइडिया मिलता है, और ये जो है इस तरीके से इनका सोर्स है कह सकते हैं, या इनसे यहाँ से इन्हें इंस्पिरेशन मिलती है, या इनके अकॉर्डिंग ये जो है इनको फॉलो करते हैं। आगे देखेंगे, गाल्सवर्दी रिफ्यूज नाइटहुड। गाल्सवर्दी को नाइटहुड की उपाधि मिली थी, तो इनने जो है कि नाइटहुड की उपाधि ये कहकर मना कर दिया था कि राइटिंग इज़ इन इटसेल्फ इट्स ओन रिवार्ड। ये राइटिंग जो है किसी अवार्ड की मोहताज नहीं है, राइटिंग तो अपने आप में खुद एक अवार्ड है, एक पहचान है, एक कला है, एक ऑनर है, एक बहुत बड़ा सम्मान है। आगे क्या कह रहे थे, प्राइम मिनिस्टर वाज टू अनाउंस हिज नेम ऑन 1 जनवरी 1918। 1918 में इनका जो नेम है अनाउंस होता है अवार्ड के लिए, नाइटहुड के लिए, लेकिन जो है 1917 में ये मना कर देते हैं, और 1918 में जो है कि अनाउंस होता है, पहले ही मना कर देते हैं ये कि भाई मुझे कोई अवार्ड की ज़रूरत नहीं है, मेरा जो राइटिंग है वो अपने आप में खुद एक अवार्ड है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है ही मेट विद जोसेफ कॉनरेड। ये मैं बता चुका हूँ, एक पॉलिश राइटर हैं, पोलैंड के राइटर हैं। ये जो मैं पॉइंट पहले ही बता चुका हूँ, इनके जो जब ये वर्ल्ड वॉयज यानी समुद्री यात्रा पे जाते हैं, समुद्री दुनिया की यात्रा पे जाते हैं, तो इनका मित्र मिलते हैं इनको एक, जिनका नाम है जोसेफ कॉनरेड, और ये जो है कि अंतिम तक इनके साथ रहते हैं। ये एक पॉलिश राइटर हैं, और 1893 में फॉर्म्ड लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप। ये जीवन भर के दोस्त रहते हैं, जब इनकी डेथ हो जाती है 1984 में, तब तक इनके दोस्त रहते हैं। अगला पॉइंट है ही एक्नॉलेज हिज डेब्ट टू अडा इन द डेडिकेशन टू द फॉरसाइट सागा। फॉरसाइट सागा इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है, बहुत फेमस वर्क है, और ये जो है फॉरसाइट सागा जो है, इनने जो है कि अपनी पत्नी एडा को डेडिकेट किया है, और ये मानते हैं कि द मोस्ट डियरेस्ट एंड लवली कंपेनियन, द मोस्ट फेथफुल हेल्पमेट एंड द बेस्ट नेचर क्रिटिक मैन एवर हैड। यानी इनने कहा है कि मेरी पत्नी का जो लिटरेचर, मैंने जितने भी अच्छे वर्क लिखे हैं उनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है, और उनकी वजह से आज मैं जो है कि एक ऑथर के रूप में, एक लेखक के रूप में आज जाना जाता हूँ। अगला पॉइंट है, आगे बता रहे हैं हिज फर्स्ट प्ले वाज द सिल्वर वॉक्स इन 1926। इट इज़ द इम्पोर्टेंट एंड सक्सेस वर्क।
सिल्वर वॉक्स जो है 1906 में आता है। इसे याद रखने के लिए सिल्वर वॉक्स जो है 1906 में इनका आता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट और सक्सेस वर्क है, पहला सक्सेस वर्क है, पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं प्ले है। इस प्ले से ये फेमस हो जाते हैं अच्छे से। गाल्सवर्दी वाज ए ग्रेट गाल्सवर्दी वाज ए ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। ये एक समाज सुधारक भी रहे हैं। एंड फिलंथ्रोपिस्ट मानव हितैषी, यानी कि मानव के हित की बात करी है इन्होंने, फिलंथ्रोपिस्ट। ये रूट वर्ड भी पूछा गया है। फिलंथ्रोप होता है ए पर्सन हु केयर द ह्यूमनिटी और मैनकाइंड, हु थिंक अबाउट ह्यूमनिटी और मैनकाइंड, यानी सोशल रिफॉर्मर, मानवता की परवाह करने वाला मानव हितैषी कह सकते हैं। 20वीं सेंचुरी, यानी 20वीं सेंचुरी के जो है कि सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, फिलंथ्रोपिस्ट कह सकते हैं। आगे देखेंगे। ही हैज़ ट्रेमेंडस सिंपैथी फॉर द पुअर एंड सफरर्स। इनकी जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपैथी, सहानुभूति रही है उन लोगों के प्रति जो गरीब थे, जो कष्ट में थे, परेशान थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार ही वर्कड हार्ड फॉर द रिलीफ ऑफ द वांटेड ब्रिटिश सोल्जर। दोस्तों बता दूं, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ये युद्ध में जाना चाहते थे आर्मी में, लेकिन इनको मना कर दिया गया था। लेकिन इन्होंने जो है कि जो घायल सोल्जर थे उनको उनकी मदद करके उनके घाव में मरहम लगाकर उनकी मदद की। तो इनका फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी बहुत बड़ा कोऑपरेशन रहा है। ही इज़ स्पोक्समैन ऑफ सोशल प्रोटेस्ट। ये हमेशा समाज में जो व्याप्त परेशानियां थी, जो कह सकते हैं जो शोषण हो रहा था, उसके खिलाफ हमेशा इनने आवाज़ उठाई है। उनकी आवाज़ बने अगेंस्ट अनजस्ट अन्याय लॉज के जो कानून गरीब लोगों के लिए, गरीब तथा अमीर के लोगों में पार्शियलिटी, पक्षपात का जो भेदभाव हो रहा था, उसको इनने खूब अपने प्ले में दिखाया है, अपने नॉवल में दिखाया है, दिखाने की कोशिश की है। ऑपरेसिव इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज ऑफ रॉन्ग डूइंग एंड करप्शंस द पोस्ट विक्टोरियन इंग्लैंड, यानी पोस्ट विक्टोरियन इंग्लैंड में जो करप्शन था, रॉन्ग डूइंग जो गलत हो रहा था, भेदभाव हो रहा था, अन्याय हो रहा था, और सोशल प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनजस्ट, यानी कि अन्याय के खिलाफ इनने समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ इनने आवाज़ उठाई है और उनको लिखा है। आगे देखेंगे। हिज प्लेस आर द व्हीकल ऑफ द मैसेज ऑफ सोशल प्रोटेस्ट। इनके जो प्ले हैं वो एक व्हीकल का काम करते हैं, एक मैसेज देते हैं सोशल प्रोटेस्ट का, यानी समाज बचाव का काम करते हैं। क्योंकि समाज में जो परेशानियों को उजागर करना, दिखाना और उनका समाधान किस तरीके से हो सकता है उसको दिखाने की कोशिश की है। ही प्राइमरली टैकल्स द इशूज़ ऑफ द इंडस्ट्रियलिज्म, क्लास कन्फ्लिक्ट एंड फ्लो द रिडन लॉयल सिस्टम, यानी कि जो इंडस्ट्रियल क्लास जो था उनमें जो और गरीबों में कन्फ्लिक्ट था, द्वंद्व था, जो इंडस्ट्रियल था, गरीब लोगों को कैसे सोशल कर रहा था, उसको भी दिखाने की कोशिश की है। प्राइमरी तरीके से प्राथमिकता दी है इन चीज़ों को। हिज प्लेस डिपिक्ट कन्फ्रंटेशंस बिटवीन वन सिस्टम एंड अदर, बिटवीन आइडियोलॉजी एंड अदर, यानी कि इनने उस कन्फ्रस्ट्रक्शन एंड बिटवीन सिस्टम एंड अदर, बिटवीन आइडियोलॉजी एंड द अदर्स, यानी कि उस सिस्टम को चित्रित करने की कोशिश की है बिटवीन वन सिस्टम एंड अदर, बिटवीन यानी आइडियोलॉजी, यानी एक तरफ सिस्टम अलग है, एक तरफ अलग है, यानी एक तरफ न्याय अलग है, एक तरफ अलग है, यानी कि पक्षपात की भावनाओं को इनने जो है कि चित्रित किया है अपने वर्क्स में। गाल्सवर्दी लव्ड सॉलिट्यूड, ये सॉलिट्यूड से प्रेम करते थे, यानी एकांतवासी थे, एकांत को बहुत प्रेम करते थे। हिज कैरियर स्टार्टेड एज ए नॉवलिस्ट, बता चुका हूँ मैं, उनका कैरियर जो स्टार्ट होता है नॉवलिस्ट होता है। ही इज़ ए ह्यूमनिटारियन, ये एक मानवतावादी थे। गाल्सवर्दी डाइड एट द ग्रोव लॉज, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उनकी जो डेथ हुई थी ग्रोव लॉज नामक स्थान पर हुई थी ऑन द 31 जनवरी 1933 में। ये इम्पोर्टेंट डेट है, आपको याद रखनी, 31 जनवरी 1933। एंड इज एसेस एज पर हिज विश वर स्कैटर्ड टू द वाइंड्स, उनकी इच्छा थी मेरी जो अस्थियां हैं, मेरी जो राख है, स्कैटर्ड फैला दी जाए टू द वाइंड्स, हवा में। तो उसके अकॉर्डिंग उनकी अस्थियां जो हैं उनको
फैला दिया जाता है प्लेन से। तो यहाँ पे आपने देखा गर्ल्स वर्दी के मैंने हर उस पॉइंट को मेंशन करने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगले वीडियो में कोशिश करूँगा ऑप्शन क्वेश्चन देने की, और जो क्वेश्चन आपके होंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। आपने समय दिया, इतनी धैर्यता से पढ़ा, थैंक यू, धन्यवाद।